नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। चैप्टर है व्यावसायिक वित्त के स्रोत। क्या नाम है उसका? लीज फाइनेंसिंग। बहुत कॉमन है, बहुत आसान भी है, आराम से समझिएगा। देखो, इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई सामान है, उस सामान को मैंने किसी और को प्रयोग करने का अधिकार दे दिया। सामान नहीं दिया, सामान को प्रयोग करने का अधिकार दिया। क्यों दूंगा मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे वो एक पीरियोडिक टाइम पर, मतलब रेगुलरली कुछ समयांतराल पर पैसे वापस देता रहेगा। तो वो एक तरह से मुझे कुछ पैसे देता रहेगा, तो मैंने उसको सामान प्रयोग करने का अधिकार दे दिया। और साथ में मैं क्या करता हूं, जब वो अवधि पूरी हो जाएगी तो उस अवधि के पूर्ण होते ही वो सामान जो मेरा था वो वापस मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इंसान, मान लीजिए मैंने सामान दिया, तो मुझको क्या बोलेंगे? मुझको इंग्लिश में बोलते हैं लेसर। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सब तो आप याद कर ही लेंगे। और दूसरा जो इंसान ले रहा है वो मुझे पैसे देगा, मैं उसको अपना सामान जो भी था, संपत्ति थी, कोई एसेट था, उसको प्रयोग करने का अधिकार दे दिया और अवधि के पूर्ण होते ही सामान वापस मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, क्या क्या होती है इसकी खासियत, एक एक करके बात करते हैं। तो लीज वित्तीयन क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। और देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक अनुबंध है, अनुबंध मतलब क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, और क्या है? जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले, आवधिक मतलब पीरियोडिक, संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है। ठीक है, तो जो एक पक्ष देता है वो कौन अधिकार दे पाएगा? जो संपत्ति का स्वामी होगा। ठीक है, और दूसरे को, जिसको संपत्ति प्रयोग करनी है, तो वो भुगतान करेगा और उसको क्या मिल जाएगा? अधिकार मिल जाएगा। ये बात हम लोगों ने कर ली थी अभी। अब क्या है इसमें? संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए किराए पर देने जैसा ही है। ठीक है, आपने निश्चित अवधि के लिए किराए पर दिया है, उस तरह की ही बात है। अच्छा, और क्या है इसमें? जो संपत्ति का स्वामी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेसोर। ठीक है, अलग अलग तरह से लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं। वैसे हिंदी में आप समझेंगे तो पट्टाकार कहते हैं। हिंदी में, अपनी हिंदी भाषा इतनी अच्छी है, इसमें कोई भी प्रोनाउंसिएशन का लफड़ा नहीं होता है ना, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है। यहाँ पर कई बार जियोगो है, टीओ2 है। ठीक है, तो इंग्लिश में ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको कई बार लेसोर बोलते हैं। ठीक है, लेसोर। अच्छा, तो जो स्वामी है उसको बोल देते हैं पट्टाकार। ठीक है, अब दूसरा जो ले रहा होता है उसको बोलते हैं पट्टाधारक। क्या कहते हैं? संपत्ति का जो उपयोग करता है, जो पैसे भुगतान करेगा, उसको बोलते हैं लेसी। इसको तो सीधा सीधा बोलते हैं लेसी, पट्टाधारी। तो ये क्या हो गया हमारा? पट्टाधारी। तो एक हो गया पट्टाकार, जो संपत्ति दे रहा है, जो संपत्ति का प्रयोग कर रहा है वो हो गया पट्टाधारक, और उसको इंग्लिश में बोल देते हैं लेसी। अच्छा, अब क्या हुआ? इसमें जो पट्टाधारी है ना, वो पट्टाकार को संपत्ति के उपयोग के बदले निश्चित आवधिक राशि का, ठीक है, ये फिक्स्ड अमाउंट भी है और फिक्स टाइम पीरियड का भी है। दो चीजें हैं, एक तो हुआ निश्चित समयांतराल पर पैसे देता रहेगा, और नॉर्मली एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि हाँ, हर महीने आपको मैं इतना पैसा दूंगा, या हर 6 महीने में इसके बदले आपको इतना पैसा दूंगा। ठीक, अच्छा, जिसे ये जो पैसा दिया जाता है ना, जो निश्चित राशि रहती है, उसको बोलते हैं पट्टा किराया, या फिर इसी को बोल देते हैं लीज पेमेंट। ठीक है, तो आप लीज का पेमेंट कर रहे हो, तो लीज पेमेंट वो फिक्स्ड अमाउंट है जो किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद से लेसी लेसर को देगा। ठीक, आगे बात समझना है। अच्छा, पट्टाधारक पट्टाकर्ता को देगा। क्या हम लोगों ने देखा था? पट्टाकार। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ? लीज की व्यवस्था जो भी है कि कितने टाइम पीरियड के लिए है, कितने कितने दिन बाद आप पैसे दोगे, कितना पैसा दोगे, ये सारी चीजें क्या होती है? टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आप इसको किस तरह से प्रयोग करोगे, है ना, बहुत सारी चीजें आती है। तो वो जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो उसका नियमन यानी कि रेगुलेशन कहां पर होता है? जो आपका अनुबंध होता है, किसमें? लीज एग्रीमेंट में। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पट्टा अनुबंध हिंदी में। इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या? लीज एग्रीमेंट। ठीक, अच्छा, और इसमें क्या पॉइंट है? लीज अथवा पट्टे की अवधि के अंत में संपत्ति पट्टाकार के पास वापस चली जाती है, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बता दिया था। जो मालिक था, मालिक वही रहेगा, दूसरा मालिक नहीं है कभी भी। मालिक ना होते हुए भी उसको संपत्ति के प्रयोग करने का अधिकार है। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ? लीज वित्तीयन फर्म के आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मॉडर्नाइजेशन, और विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन। तो जो भी हमारी फर्म है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है आप समझिए। देखो ऐसा है, मान लीजिए मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, है ना,
और कम पैसे हैं, और कम पैसे में मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड है, तो उससे मैं काफी अच्छी तरह से आपको पढ़ा सकता हूं। आपको यहाँ पर ये पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अलग से पिक्चर्स लगाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता था, आपको सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट करना है। तो ऐसे में मैं लीज पर ले सकता हूँ डिजिटल बोर्ड, ठीक है। तो मेरे पास कम पैसा होगा, फिर भी मैं काम कर पाऊंगा, और मुझे दिखेगा कि यार ऐसा हुआ कि इस काम से मुझे वास्तव में फायदा हो रहा है, तो फिर मैं लीज पर पैसे भी देता रहूंगा और काम भी करता रहूंगा। और अगर मुझे दिखा कि इतना फायदा नहीं हो रहा है, तो मैंने बिना खरीदे ही थोड़े दिन प्रयोग करके देख भी लिया और वापस भी कर दिया, है ना। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो हम इसके क्या करेंगे, गुणों की और सीमाओं की बात करेंगे, मेरिट्स क्या क्या है और सीमाएं क्या क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि उससे पहले ये इस प्रकार का वित्तीयन ऐसी संपत्तियों को क्रय करने के लिए ज्यादा पॉपुलर रहता है जो बहुत जल्दी ही पुरानी पड़ जाती हैं। समझ रहे हो कैसे पुरानी पड़ जाती हैं? आपको इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि गाने सुनते हैं बहुत सारे लोग, है ना। आज से बहुत साल पहले अकबर भी गाने सुना करते थे। अब अकबर को जब गाना सुनना होता था तो उनको तानसेन को बुलाना पड़ता था। हमारे पास तो रिकॉर्डेड गाने पड़े हुए हैं, और वो भी बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों ने सुनना स्टार्ट किया। जब मैं छोटा था सैनिक स्कूल में, तो कुछ सीनियर्स थे, इनके पास वॉकमैन हुआ करता था। तो वॉकमैन बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें कैसेट लगा देते थे और फिर सुनते थे। उसके बाद से एक वॉकमैन ऐसा आया था जिसमें सीडी लगती थी, है ना। तो वो भी उस टाइम पर बहुत मॉडर्न चीजें लगा करती थी। और अभी तो सारे लोगों के फोन में इतनी मेमोरी रहती है, और अब तो कोई फोन में भी नहीं रखता है गाने, क्लाउड से ही सुनते हैं, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जियो का सावन है, अमेजोन पर है, वैसे भी लोग डायरेक्टली यूट्यूब से देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही होती है ना, तो ऐसी वस्तुएं जो उन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, हो सकता है कि आज आपको बहुत मॉडर्न लग रही है, थोड़े दिन बाद ही वो बहुत पुरानी लगने लगे। अब कोई वॉकमैन नहीं यूज करता, कोई नहीं करता वॉकमैन यूज, समझ रहे हैं। और उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा वो ऐसा लगता था ये तो बहुत मॉडर्न चीज है। तो ऐसे होता क्या है कि इस तरह की चीजें जो बहुत जल्दी ही पुरानी पड़ सकती हैं, ऑब्सोलीट हो सकती हैं। क्या मैंने बोला? ऑब्सोलीट, ठीक है। जो अप्रचलित हो जाती हैं, शीघ्र अप्रचलित हो जाती हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम लोग इंग्लिश में? कुछ इंग्लिश समझते जाइए, ठीक है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब हो गया ये चीज पुरानी पड़ गई, इसका कोई काम धाम की नहीं है। तो ऐसी चीजें नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ना, उनमें बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और इस तरह से ऐसी चीजें आ रही हैं। तो ऐसी चीजों में ही लीज ज्यादा चल रही होती है, ठीक। क्यों ऐसा क्यों होगा, सोचिए। तो मान लीजिए जिसको भी काम करना है वही सोचेगा यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम खुद करें और ये थोड़े दिन में पुरानी पड़ जाए तो बहुत रिस्क है। तो ऐसा करता हूं मैं, लीज पर ले लेता हूं थोड़े दिन के लिए, और अगर वास्तव में फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा तो शायद मैं खरीद भी लूं, या फिर मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है तो भी मेरे लिए लीज बहुत अच्छी चीज है। लेकिन किसी भी हालत में मुझे पूरा पैसा लगा करके इन्वेस्ट करने करके पैसा फंसा देने जैसा तो जोखिम लेना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो लेसर है, जो पट्टाकार है, जिसने मुझे सामान दिया, जो मुझसे पैसे ले रहा है, उस चीज के पुराने पड़ जाने का पूरा जोखिम किसका है? जो संपत्ति का मालिक है। आगे बात समझ में? अच्छा, और इसी हिसाब से ऐसा भी होता है कि जो रेंट होता है ना, लीज पेमेंट, वैसे रेंट नहीं बोलना चाहिए, लीज पेमेंट और रेंट में अंतर होता है, ठीक है। लेकिन जो भी पट्टा किराया बोलिए, सिर्फ किराया मत बोलिए हिंदी में। तो जो पट्टा किराया है ना, वो भी इस हिसाब से निर्धारित होता है कि इसकी कितनी ज्यादा जल्दी पुराने हो जाने की संभावना है और कितना उपयोगी है। तो ऐसी चीज चलती है। अच्छा, अब संपत्ति को पट्टे पर क्रय करने अथवा उस संपत्ति को ही क्रय कर लेने की लागत के बीच तुलना करना जरूरी है। क्या मतलब हुआ? यहां पर वैसे एक शब्द थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्रय करना यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पट्टे पर लेने क्या होना चाहिए? अब अपनी पुस्तक में इस तरह से लिखा हुआ है, और वहां पर भी मैंने आपको इसलिए से बताया कि जिससे गलती ना हो। पट्टे पर लिया है आपने, खरीदा नहीं है। क्रय करना का मतलब था खरीद लिया, आप खरीद नहीं रहे हो। पट्टे पर आप पट्टा किराया दे करके उसको प्रयोग करने का अधिकार खरीद रहे हो, इसलिए क्रय करना नहीं है। तो पट्टे पर आप ले रहे हो। अब मान लीजिए कोई एक मशीन है, ठीक है, मान लीजिए कोई बुलडोजर है। बुलडोजर मैंने लिया तो मुझे हर महीने 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 1 लाख, ठीक। 1 लाख की लीज पर मैंने ले रखा है, 10 महीने मुझे यूज करना है, तो मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 10 लाख रुपए। अच्छा, अब मुझे ये पता चला कि यार 10 महीने के लिए मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, और जो बुलडोजर है अगर मैं अलग से भी खरीद रहा हूं तो आ रहा है करीब करीब मान लीजिए 40 लाख का। कितने का आ रहा है? ऐसे ही नंबर से कोई आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। ये मत मान लेना कि इतने का आ रहा है। तो ये मान लीजिए 40 लाख रुपए के आपको नया मिल जाता। तो आप ये सोच सकते हो कि यार 40 लाख अगर मैं नया खरीद लूं, 10 महीने तो मेरा ही काम था, जो 10 लाख देना था वो तो देना नहीं पड़ेगा, और 10 महीने बाद क्या मैं 30 लाख से ज्यादा में बेच पाऊंगा? और अगर मैं 10 महीने बाद 30 लाख से ज्यादा में बेच दे रहा हूं तो मेरा ये वाली बचत हो जाएगी। तो हमेशा ही जब भी लीज के लिए जा रहे होते हैं ना, तो हम तुलना करके देखते हैं कि पूरा खरीद लेने में ज्यादा महंगा पड़ रहा है या फिर लीज पर लेने में ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अब मान लीजिए इसी स्थिति में किसी के पास 40 लाख हो ही ना, तब तो उसकी मजबूरी है लीज लेना, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बुलडोजर इस तरह की चीजें जो होती है ना,
जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, आप इंडिया में समझो ट्रक्स हैं, बसेस हैं, यहाँ तक बुलडोजर, तो पूरी तरह से बिजनेस वाली एक इक्विपमेंट है, तो वो पूरा ही पूरा लगभग लोन पर आता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें लोन पर ही खरीदी जाती है, तो बैंक आपको लोन दे ही देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि बैंक को पता है कि आपके पास एक साधन तो है, उसी पर आप लोन ले रहे हो, तो बैंक भी आपको लोन दे सकती है। तो ऐसे में अगर पैसे नहीं है तब भी हम बैंक के पास जा सकते हैं, क्योंकि आप उससे एक संपत्ति लेकर के आ रहे हो और उसी के बदले आप लोन ले सकते हो, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, तो अब क्या होता है इसमें, आपको तुलना हमेशा करनी चाहिए। उल्टा हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो आपको पूरा उदाहरण पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, हम लोग के घर में मकान बनते हैं, जब मकान बन रहे होते हैं ना, बिल्डिंग, तो कई लोगों के यहाँ बल्लियां लगती हैं। बल्ली समझते हैं ना, वो बांस होते हैं और उसमें छोटी छोटी बल्लियां होती हैं, और मकान को बनाने में हम उसको क्या करते हैं, अपने यहाँ खरीद के नहीं रखते हैं, कहीं से किराए पर लेकर के आते हैं। तो मान लीजिए वो जो आप किराए पर लेकर के आ रहे हो, है ना, वो आप लॉकडाउन से पहले लेकर के आए। लॉकडाउन जब लग गया था ना, आप लॉकडाउन से पहले लेकर के आए, और उसका जो भी किराया पड़ रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपए पड़ रहा है हर महीने का, मान लेते हैं। और क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो अब 6 महीने तक काम नहीं चला, तो आपको 60,000 रुपए की किराया देना पड़ गया। इससे अच्छा आप ये सोचा कि यार 60,000 में तो ये 50,000 में ही सब कुछ आ जा रहा था सामान। ठीक है, तो आपको वैसी स्थिति में क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि 50,000 में तो आप सब कुछ खरीद सकते थे। और यहाँ पर बल्ली वाले केस में ऐसा तो किराया बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बल्लियां टूटती रहती हैं, तो नॉर्मली इसमें किराया भी ज्यादा रखते हैं। तो ऐसे केस में 50,000 में पूरा खरीद सकते थे और आपको 60,000 रुपए किराया देना पड़ गया। तो इस तरह की चीज ना हो जाए, है ना, इस तरह की चीज ना हो जाए, इसीलिए हमको ये करना बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है। आगे बात समझना। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। गुण क्या क्या है, इसके मेरिट्स क्या क्या है। पहली तो यही है कि जो पट्टा धारक है, जिसने पैसे दिए हैं और प्रयोग करने का अधिकार लिया है, उसको क्या करता है, कम निवेश में ही संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। कम पैसे हैं तब भी आप कर पाओगे, नहीं तो कम पैसे हैं, आपको बुलडोजर लेना है, आप ले नहीं सकते, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान होता जाता है, लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं होती, बहुत आराम से हो जाता है ना, कि यहाँ पे स्टैंप लगाओ, ये करो वो करो, बहुत कम इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, पट्टाधारक जो है ना, वो भुगतान किया गया लीज किराया है, वो कर योग्य लाभ की गणना करने के लिए घटाया जाता है। ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमारे देश में जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, वो कम हो गया। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब जो कंपनीज के ऊपर, कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट पर लगने वाला जो टैक्स हुआ करता था, उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि मुझे कोई एक कंपनी है, ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, पहले टैक्स काफी ज्यादा था, मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कंपनी को। अच्छा, और मान लेते हैं कि 30% का टैक्स था। कितने का था, 30% का। ठीक, अब तो कम कर दिया गया है, लेकिन 30% का, और वैसे भी इफेक्टिवली 35% पहले पड़ा करता था इफेक्टिवली। अब 30% अगर टैक्स होगा तो आपको 3 लाख रुपए केस में देना पड़ गया, सरकार को टैक्स देना पड़ गया। अच्छा, लेकिन आपने क्या किया, लीज पर सामान ले रखा था, और लीज पर जब सामान दे रहे थे तो आपने जब प्रॉफिट निकाला था, तो उस प्रॉफिट को निकालने के टाइम पर आपने जो लीज में किराया दे रहे थे ना, उस किराए को भी घटा सकते हो। तो अगर आप वो घटा दोगे तो हो सकता है 10 लाख की जगह आपने 50,000 लीज में किराया दिया होता, तो 9,50,000 रुपए जो है ना, इतना ही आपको क्या हुआ, प्रॉफिट बना। तो 50,000 रुपए कम प्रॉफिट दिखा। क्यों? क्योंकि जो लीज में आपने किराए के बदले लीज रेंट जो दिया है ना, उसी को लीज भी बोल सकते हैं या लीज पेमेंट बोल देते हैं। तो जो लीज पेमेंट आपने दिया, पट्टा किराया वापस किया, उसको हम लोग टोटल प्रॉफिट से घटा देते हैं, है ना। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल रहा है वो कम हो जाता है। अब नेट प्रॉफिट अगर कम हो गया तो आप उस पर टैक्स भी तो कम दोगे, आप समझ रहे हो ना। तो ये फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कर की बचत भी हो जाती है। तो ये भी क्या है, इसका एक गुण हो गया। अच्छा, और ये सारे गुण किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हैं, जो लेसी है, जो सामान खरीद रहा है। अच्छा, और क्या हुआ, स्वामित्व। अब ये किसके आधार पर है, जो सामान दे रहा है उसके लिए फायदा ये है कि मैंने सामान दिया, पैसे भी मुझे मिल गए और सामान भी मेरा ही रहा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्वामित्व और व्यवसाय पर नियंत्रण। ये वो नहीं बात है, ये कुछ और बात है। उसके लिए तो फायदा ये है ही कि उसको पैसे मिलना और उसका सामान वापस मिल जाएगा उसको कुछ टाइम के बाद। यहां पर बात हो रही है कि मान लीजिए मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, और वो पैसा अगर मैंने इक्विटी शेयर इशू करके किया होता है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी आप समझिए कि अगर मैंने किसी ऐसे तरीके से पैसा उठाया होता कि मैंने आपको बिजनेस में हिस्सेदारी दे दी कि मुझे 10% मैं आपको दे रहा हूं हिस्सा, और मुझे आप इतने पैसे दे दो, तो वैसे में क्या हुआ, बिजनेस का 10% हिस्सा उसके पास चला गया, तो वो भी 10% हिस्से का मालिक हो गया। तो बिजनेस यानी कि मेरे व्यवसाय के ऊपर जो मेरा नियंत्रण है वो कम हो गया ना, क्योंकि मैंने उसको हिस्सा दे दिया किसी और को, जिससे मैं पैसे लेकर के आया। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको संपत्ति की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, संपत्ति की। कम पैसे थे, कम पैसे के बाद भी आप संपत्ति लेकर के आ पाए। क्यों? क्योंकि लीज है, आपको संपत्ति नहीं खरीदनी, आप उसका उपयोग खरीद रहे हो। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, जो स्वामित्व है ना, वो आपका आपके पास रहा।
आपने उसको कंपनी में अपना कोई हिस्सा नहीं बेचा, तो ये बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि सामान आपके पास वापस मिल जाएगा, वो लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पट्टाकार है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीज समझौते की व्यावसायिक इकाई की ऋण लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लीज ले रहे हो तो आपका जो भी बिजनेस था, आपने उसमें से कुछ भी गिरवी थोड़ी रखा। आपने अगर उसको पैसे दिए, तो जब आपने बिजनेस का कुछ भी गिरवी नहीं रखा, तो आप अपने बिजनेस की उन्हीं परिसंपत्तियों को किसी और के आगे गिरवी रख करके और ऋण ला सकते हो ना, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ये सब किसके लिए प्रॉफिटेबल है? लेसी के लिए, ठीक है, जो लीज ले रहा है, जो पैसे दे रहा है, जो सामान ले रहा है, ठीक है। अच्छा, सामान लेने का अधिकार, सामान को उपयोग करने का अधिकार। ऐसे ही पट्टाकार जो है वो उसी के ऊपर पूरा का पूरा रिस्क होता है किस चीज का, कि ऑब्सोलेसेंस, मतलब समझ रहे हैं कि ऑब्सोलीट हो जाएगी चीज, पुरानी पड़ जाएगी, तो जिसने सामान खरीदा उसकी दिक्कत है, जो लीज पर लेकर के आया उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी एडवांटेजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? जो क्या कर रहा है, उपयोग करने का अधिकार खरीद रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, फिर क्या है, पट्टाधारक को संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए अधिक अवसर मिल जाता है। उसको समझ में आता है कि यार ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज हो गई है, हम 4 ही महीने की लीज लेते हैं, अगली टेक्नोलॉजी आएगी तो हम अगली वाली लीज खरीद लेंगे, हम सामान नहीं खरीदते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, उसको जो संपत्ति का पुनर्स्थापन, संपत्ति को, क्योंकि आपने पूरा पैसा तो लगाया नहीं था, आपने 40 लाख की चीज 10 लाख देकर के ही आपने यूज कर ली, और फिर आपको क्या करा, पैसा बचा तो आप दूसरी टेक्नोलॉजी को भी लीज पर ले सकते हो, तो ये चीज हो जाती है। और ऐसे ही अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग सीमाओं की, है ना। मेनली जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग इस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि व्यवसाय करने के लिए पैसे लेकर के आने हैं। अब पैसे जो लेकर के आने हैं उस इंसान के लिए या उस दृष्टिकोण से क्या फायदे क्या नुकसान है, उनकी बात को मेनली हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पक्षों का फायदा भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर क्या है, संपत्ति के उपयोग पर कभी कभी क्या होता है ना, रोक लगा दी जाती है। कैसी बात है ये? वैसी बात है जैसे मान लीजिए आप किसी के घर पे किराए पे रह रहे हो, आपका खुद का घर होता है तो आप आराम से रहते हो, आपको टेंशन नहीं होती है। किराएदार आता है, वो 50 तरह की, कई बार कुछ कुछ ऐसे मकान मालिक होते हैं जिनकी थोड़ा सा दिमाग कम होता है या फिर बहुत झगड़ा करते हैं, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ किराएदार भी दुष्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल रही होती है, वो लगा देंगे नहीं नहीं पानी आपको इतनी बजे भरना है, मोटर आप अभी चला नहीं सकते हो, ये बाहर का बल्ब क्यों जल रहा है, तो इस तरह का बहुत आपकी मेंटल पीस चली जाती है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो लीज पर जिसका आपने सामान लिया ना, वो बोल देगा नहीं नहीं इसको ऐसे ही रखना था, इसको ऐसे तो यूज नहीं करना था, इसमें आप कोई नई चीज नहीं यूज लगा सकते हो, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। और आपका काम तो तभी निकल रहा है जब आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो अगर ऐसा कुछ पड़ जाता है तो आपको समस्या आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है? कि आपको जैसे प्रयोग करना था वैसे प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी एक समस्या हो गई, है ना। जैसे उदाहरण क्या दे रखा है कि किसी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन की बात आपको अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, पट्टे का अगर नवीनीकरण नहीं हुआ, मान लीजिए आपको मशीन के बिना आपको काम चल नहीं सकता और वो नवीनीकरण हो नहीं पाया, उसने बोला कि नहीं 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 हमें तो 4 ही महीने के लिए देना, हमें आप किसी और को देंगे, हम आपको देंगे नहीं। अब आप तो इस भरोसे बैठे हुए थे कि यही वाले काम रिन्यू करा लेंगे, लीज एग्रीमेंट, और हम आगे भी यूज करते रहेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मालिक तो वही है, तो लीज पीरियड तक वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीरियड खत्म होने के बाद से अगर मान लीजिए उसने किसी और को मशीन दे दी, तब आप क्या करोगे? आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आपके जो व्यवसाय का ऑपरेशन है ना, संचालन है, वो प्रभावित हो सकता है निगेटिवली, ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही उपकरण यदि अनुपयोगी है और पट्टाधारी लीज अनुबंध है, तो इस पर क्या हो जाता है कि निर्धारित अवधि से पूर्व अगर आपने पैसे, जैसे मान लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इसको। इसमें बात ये हो रही है कुल मिलाकर के, मैंने बोला मुझे 6 महीने के लिए चाहिए, कोई एक नई मशीन आई है और मैंने उसको 15 दिन चला करके समझ में आ गया यार ये मशीन का मेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या समझ में आ गया? इस मशीन का मेरे लिए कोई भी काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में मुझे किराया देना था मान लीजिए 10,000 रुपए, तो मुझे लग रहा है यार कि इसका तो मैं 6 महीने से 60,000 रुपए दे दूंगा बेकार में। ऐसे में क्या हो जाएगा, अब ये 10,000 के बदले 60,000 मुझे देना पड़ता, इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं वही समझ में आता 15 दिन हुआ है भाई, 5,000 आप रुपए ले लो। तो बोलेगा नहीं आपने तो 6 महीने की लीज की बात की थी, हम आपसे 5,000 में कैसे मान लें, 15 दिन के हिसाब से 5,000 ही हुआ और एग्रीमेंट 6 महीने का है। तो फिर आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आप बोलते 5,000 नहीं रख लो भैया, 15,000 रख लो, लेकिन हम 60,000 नहीं देंगे और आप मशीन ले जाओ अपनी। तो ऐसे में आपको कभी कभी ज्यादा पैसे देने पड़ जा सकते हैं जब आपको पता चल जाए कि आपके काम की वो चीज नहीं है। अच्छा, क्या है, पट्टाधारक जो है ना, ये नुकसान है कि आप कभी भी संपत्ति के मालिक नहीं बन पाओगे जिसने ये पैसे लेकर के आया है। अच्छा, तो यहां तक हम लोगों ने किसकी बात कर ली थी, लीज एग्रीमेंट हमारा हो गया। ये हमारा चौथा टाइप था व्यवसाय के लिए वित्त लाने का। अब हम लोग चलते हैं 5वें की बात करते हैं। 5वां है पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं, हिंदी वाला टर्म बहुत ही कम यूज होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सार्वजनिक जमा हम लोग कम बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आप पब्लिक डिपॉजिट्स भी लिख करके आ जाएंगे, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, क्या होता है ये,
इसमें नाम क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, डिपॉजिट्स मतलब लोग जमा करें। सीधे तौर पर आप जनता के पास जाते हो, उससे बोलते हो कि भैया हमको पैसा चाहिए, आप पैसे दे दो। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि यार ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, और मुझे ये पता है कि बैंक जो है वो मुझे 6% का ब्याज दे रही है। कितना दे रही है? 6% का। अच्छा, और मुझे पता चला है कि यार ये कंपनी है अच्छी, नाम भी इसका अच्छा, ये मुझे 8% का ब्याज देगी। कितना देगी? 8% का। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे मुझे ये पता चला कि ये तो मुझे 8% का ब्याज देने वाले हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में मैं तो ये सोचूंगा कि यार बैंक में ज्यादा पैसे रखने से ज्यादा अच्छा क्या है कि इनके वो पैसा दे दिया जाए। और इनको पैसा मैं कैसे दे सकता हूं? तो अगर मुझे इनको पैसा देना है तो मैं एक फॉर्म भरूंगा, और उस फॉर्म को भर करके मैं जमा करूंगा। तो जो भी कंपनी है जो पैसे उठा रही है, वो मैं उसको पैसे दूंगा, मैं एक फॉर्म भरूंगा, और वो मुझे रसीद देंगे कि आपने मुझे इतने पैसे दिए, हम आपको इस कंडीशन पर इतने दिन बाद पैसे चुका देंगे। ठीक है, तो पूरा अलग से एग्रीमेंट नहीं है। जो पैसा देना चाहता है वो फॉर्म भरेगा, और जो कंपनी पैसे ले रही है या व्यवसाय पैसे ले रहा है वो बदले में एक रसीद दे देगा। आगे बात समझ में क्या होता है? सावधि जमा पर साधारणतया बैंक जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से ऊंचे दर से ब्याज दिया जाता है। तो बैंक आपको 6% दे रही थी, ये लोग आपको 8% दे रहे हैं। तो ये लोग 8% क्यों दे रहे हैं? ये लोग इसलिए 8% दे रहे हैं क्योंकि जब ये लोग बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उनको बोलती है कि आप 9% में हम आपको पैसे देंगे। तो बैंक क्या कर रही है? बैंक आपको तो कम दे रही है इंटरेस्ट, और जो लोग लोन लेने जा रहे हैं उनको ज्यादा में दे रही है। यही तो बीच का जो हिस्सा आता है, यही तो बैंक का पूरा बिजनेस होता है। बैंक के पास पैसा ही यहां से आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ये बीच का रास्ता है कि देखो यार, जो बैंक है हम उसको साइड में कर देते हैं, आपको भी अच्छा पैसा मिलेगा, हमें भी अच्छा पैसा मिलेगा, हमें सस्ते में लोन मिल जाएगा, आपको जितना बैंक दे रहे उससे ज्यादा पैसे दे देंगे। तो इस तरह की चीज होती है। तो दोनों के लिए क्या हो रहा है? दोनों के लिए ही फायदा है। अच्छा, तो कुछ नुकसान भी होगा इसमें, अभी देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्या होता है इसमें? जो व्यक्ति राशि जमा करना चाहता है उसे एक फॉर्म भरना होता है, संगठन इसके बदले में जमा प्राप्ति की एक रसीद दे देता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? व्यवसाय की मध्य एवं लघु अवधि दोनों वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, मध्य और लघु का क्या मतलब होता है? नॉर्मली बिजनेसेस में 1 साल तक का टाइम पीरियड को हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड बोलते हैं। 1 से 3 साल तक का जो अवधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम टर्म। ठीक है, नॉर्मली। और 3 साल से ऊपर का तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। तो यहां पर 1 से 3 साल तक के लिए आप क्या कर सकते हो? इस वाले तरीके से पैसे ले सकते हो। अच्छा, और क्या होता है? उपयोगी जमा करता है एवं संगठन दोनों के लिए लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था परसेंटेज ऑफ जो इंटरेस्ट रेट है उसका बता करके, कि आप जो जमा कर रहे हो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जो पैसे लोन ले रहा है उसको थोड़ा सस्ता लोन मिल जा रहा है। तो दोनों का फायदा हो गया, है ना। इससे क्या होता है? ये वही बात है, जमाकर्ताओं को बैंक से अधिक दर पर ब्याज मिलता है, और कंपनियों के लिए जमा की लागत बैंकों से ऋण लेने की लागत से कम होती है। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ? कंपनियां साधारणतः 3 वर्ष तक के लिए सार्वजनिक जमा आमंत्रित करती है। 3 वर्ष मैंने बताया था कि मीडियम टर्म तक की बात हो जाती है, तो 3 साल तक का टाइम पीरियड हो जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ इसी में? अब ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। जनता होती है भोली, है ना। एक मूवी आई थी पब्लिक है, ये सब जानती है, उसमें गाना था राजेश खन्ना साहब का। पब्लिक बहुत कुछ नहीं जानती है ना, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में वास्तव में बहुत कुछ नहीं जानती है। और यहाँ पर अपने देश में फाइनेंशियल एजुकेशन लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं जो फर्जी निकल जाती हैं। कुछ पिरामिड स्कीम्स होती हैं। पिरामिड स्कीम्स में होता है कि आप एजेंट बनाते जाओ, और बहुत गांव मोहल्ले में चलती, छोटे छोटे टाउन्स में चलती है, लोग बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं कि आप इतने पैसे दे दो, 1200 रुपए, आपको ये 2 शर्ट मिलेगा, 2 पैंट मिलेगा, और उसके बाद आप 2 और एजेंट्स लेकर आओगे तो आपको उसमें से इतना परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है? कुछ बन नहीं रहा होता, प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता, आप एजेंट्स बनाते जाते हो, नीचे से पैसा लेते जाते हो, ऊपर वाले को पैसा मिल जाता है, और धीरे से क्या हो जाती है? स्कीम खराब हो जाती है। इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। हमारे यहाँ शारदा चिट फंड हुआ था, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स भी हुए हैं जिसको लेकर के सरकार काफी परेशान रही है। और इसी वजह से आम जनता से जब भी पैसे उठाने की बात आती है तो वहां पर काफी ज्यादा नियंत्रण करने की जरूरत हो जाती है। और हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, काफी अच्छा काम करता है। अगर आप उसको देखोगे, बाकी देश के सेंट्रल बैंक से तुलना करोगे तब भी बहुत अच्छा काम किया है, वो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? क्योंकि यहाँ पर आप सीधे सीधे जनता से पैसा उठा रहे होते हो ना, इसलिए क्या होता है? इसका रेगुलेशन होता है, नियमन होता है। ठीक, अच्छा, और इस वजह से जितना अच्छा अभी तक लग रहा था उतना अच्छा इससे नहीं हो पाता, क्योंकि उस रेगुलेशन की वजह से बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आपकी रेपुटेशन हो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है? एक तरह का नुकसान हो जाता है इसका। अभी हम लोग गुण और नुकसान देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गुण क्या है? सरल प्रक्रिया है, कोई आपको एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, आयकर की फॉर्म भरा, पैसे दिए, आपने रसीद काटी, हो गया, है ना, ये चीज है। किसी प्रकार की प्रतिबंधन शर्तें नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए। आपने कोई एसेट गिरवी नहीं रखा है ना, कोई ऐसा नहीं है। आमतौर पर जब आप लोन ले रहे होते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्रतिबंधन होता है कुछ कुछ, है ना, रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, यहां पर नहीं होता, तो ये भी आपके लिए फायदा है।
आपके लिए मतलब जो पैसे उठा रहा है। तीसरा क्या है, सार्वजनिक जमा की लागत जो है वो बैंक और वित्तीय संस्थानों की ऋणों से कम होती है, ये भी मैं बता चुका हूं पहले, ये भी फायदा था। आमतौर पर कंपनी की जो परिसंपत्तियां है ना, उनको गिरवी नहीं रखना पड़ता, उन पर प्रभार नहीं पड़ता है। का मतलब क्या हुआ, आपने अपनी कंपनी की किसी भी परिसंपत्ति को गिरवी नहीं रखा, आपने सीधा मांगा कि भैया हमारी रेपुटेशन अच्छी है, हमारी साख अच्छी है, हमें पैसे आप दो, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे बैंक की तुलना में, तो आप हमें पैसे दे दो, सीधी सी चीज होती है। ठीक, तो आपको नॉर्मली क्या होता है, आमतौर पर, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, बट आमतौर पर गिरवी नहीं रखते हो आप। और ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, अन्य स्रोतों से जब आप ऋण लेकर के आते हो तो आपको क्या होता है ना, जमानत के तौर पर आप उन परिसंपत्तियों को रख सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा लोन उठा सकते हो, कि आपको यहां पर तो परिसंपत्ति गिरवी रखी नहीं, दूसरी जगह पर आप लोन मांग रहे हो, तो आपने किसी ने बोला नहीं नहीं आपको कुछ तो भाई गिरवी रखना पड़ेगा, तो आपने वहां पर लोन के लिए गिरवी भी रख दिया, तो आपको ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो ये भी इसका गुण है। ऐसे क्या हुआ, जमाकर्ताओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता, जो भी पैसे लेकर के आ रहे हैं वो तो आपको लोन दे रहे हैं, उनको कोई शेयर थोड़ी मिला, कोई हिस्सेदारी थोड़ी मिली बिजनेस में, उनको तो पैसा दिया उन्होंने, आप उनको पैसे वापस कर दोगे, तो आपके बिजनेस पर जो नियंत्रण है आपका वो भी कम नहीं होता, तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया। अब सीमाएं क्या क्या है, अगर आपकी नई कंपनी है, क्या है, नई कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, कोई जानता नहीं है, अभी एक इंग्लिश कॉमेडी सीरीज है द ऑफिस नाम की, ठीक है, थोड़े दिन पहले थोड़ा थोड़ा देखा था मैंने। अब उसमें एक कागज बनाने वाली कंपनी का नाम होता है डंडर मिफलिन, ऐसे ही फिक्शन है, फिक्शन समझ रहे, ऐसे काल्पनिक नाम है, तो उस कंपनी को ज्यादा लोग जानते नहीं है, उसका मजाक भी उड़ता रहता है बीच बीच में। तो ऐसे मान लीजिए आपको कोई छोटी सी कंपनी है, आपने पब्लिक डेट लेने के लिए, पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए आपने अनाउंस भी कर दिया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी निकाल लिया, कोई आएगा ही नहीं। तो अगर आपकी नई कंपनी है ना, तो इस माध्यम से आपके लिए पैसा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं, कोई ट्रस्टी नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो समस्या बहुत हो जाती है। तो सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए ये काम कर पाता है प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। ऐसे क्या होता है, वित्त प्रबंधन का कोई विश्वास योग्य स्रोत नहीं है। बैंक के पास आप गए, आपने बोला कि भाई साहब बड़ा बिजनेस है आपका, 5 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक ने आपकी सारी चीजें देखी, पैसे आ रहे हैं ठीक ठाक, वो दे सकते हैं, एक बैंक नहीं देगी दूसरी दे सकती है। यहां पर पब्लिक के पास जो एडिशनल पैसा है वही तो आपको दे पाएंगे। अब पब्लिक तो बहुत बड़ी हो, तो आप तो सोचते हो कोई ना कोई दे ही सकता है, लेकिन जब आपको जरूरत है, जरूरी नहीं पब्लिक रिस्पॉन्ड करे, है ना, किस तरह से वो चीज परसीव की जा रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। पब्लिक हो सकता है कुछ और उस टाइम पर मूड चल रहा है, या फिर उतने लोगों को आप किसी तरह से एडवर्टाइजमेंट से पहुंच नहीं पाए, उतने लोगों को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि आपको जरूरी नहीं है आपने इशू किया और आपको पैसे मिल जाए, तो इतना विश्वास पात्र नहीं, विश्वास योग्य नहीं है ये सिस्टम। ऐसे क्या हुआ, सार्वजनिक जमा से अधिक मात्रा में अगर आपको धन जुटाना है, थोड़ा बहुत आप उठा सकते हो पैसा, बहुत रेपुटेड हो फिर भी, लेकिन आपको ज्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो ये भी इसका क्या हो गई, एक सीमा हो गई। अब हमारा जो तीसरा आज के वीडियो में, वैसे तो छठा है टोटल, जिस मेथड से पैसे उठाए जा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमर्शियल पेपर्स, वाणिज्यिक पत्र। 1990 के दशक में काफी इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ये उभरना स्टार्ट हुआ, और अब तो बहुत ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बड़े अमाउंट में इसमें लोग पैसा उठाते हैं। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।